1952 में हिंदी फिल्म के जगत में एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था दाग। और ये फिल्म थी दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार के इस दाग नामक फिल्म में एक गाना आगे चलकर बहुत ही फेमस हुआ, जिस गाने के बोल थे, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। दोस्तों, ये गाना आज भले ही बहुत साल पुराना हो चुका हो, लेकिन ये गाना आज की परिस्थितियों में बिल्कुल सटीक बैठता है। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस पूरी सच्ची कहानी पर भी ये गाना पूरी तरीके से सटीक बैठता है। दोस्तों, आज की जो मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो सच्ची कहानी ने न पूरे रिश्ते की अहमियत को तार तार किया, बल्कि एक पति पत्नी के 7 जन्मों तक साथ कहे जाने वाले रिश्ते को पूरी तरीके से कलंकित करके रख दिया। पूरी सच्ची कहानी मैं आपको मात्र चंद मिनट के अंदर सुनाऊंगा। बस आपसे इस कहानी सुनाने से पहले मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सच्ची क्राइम की कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करूं, जिस कहानी को सुनकर आप सतर्क और जागरूक हो जाएं और ऐसे कृत्य करने से अपने आप को बचा लें और ऐसे दलदल में जाने से भी बच जाएं। तो जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है अहमदनगर, और अहमदनगर जिले के अंतर्गत ही एक ग्राम सभा आती है, जिस ग्राम सभा का नाम है अंबे गांव। इसी अंबे गांव का रहने वाला 30 वर्षीय युवक राहुल, जिसकी शादी करीब 4-5 साल पहले हुई थी, उसकी अभी कोई संतान नहीं थी, यानी उसके पास अभी कोई छोटा बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी, वो और उसके घर वाले हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। इसी बीच 2-3 महीने पहले उसकी पत्नी ने उससे कहा कि बहुत दिन हो गए मुझे मायके गए, मैं 1-2 महीने के लिए मायके जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं 1 या 2 दिन के लिए ही अपने मायके जा पाई हूँ, और मैं यहाँ पर तुम्हारे यहाँ यानी कि अपने ससुराल में रहते रहते मुझे बहुत उबन सी लग रही है। इसलिए अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ, जिससे मेरा मन थोड़ा सा बदल जाए, मेरा दिमाग थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब राहुल सीधा साधा व्यक्ति, मजदूरी का काम करता था बेचारा। अब उसको बहुत चीजें दुनिया की, संसार की नहीं मालूम थी। उसे मालूम था तो अपना छोटा सा परिवार और एक प्यारी सी पत्नी जिसका नाम सुप्रिया था। अब वो अपनी पत्नी सुप्रिया से कहता है, ठीक है, तुम कई दिन से कह रही हो कि तुम मायके जाना चाहती हो, तुम मायके चली जाओ, और तुम सही कह रही हो कि तुम्हें ससुराल में रहते करीब 3-4 साल गुजर चुके हैं। तो कोई भी आदमी हो, अगर लगातार एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहता है तो वास्तव में ऊब जाता है। अपनी पत्नी को तैयार कर कर वहीं पर बगल में ही उसकी ससुराल थी, 8-10 किलोमीटर उसके गांव से, जिस गांव का नाम था पिपरी नीम गांव, उसके मायके लेकर जाता है और उसे छोड़ देता है। राहुल की पत्नी सुप्रिया अपने मायके पहुंचकर बहुत खुश थी, और राहुल ने उसका अभी पहला चेहरा देखा था, अभी राहुल ने उसका दूसरा चेहरा नहीं देखा था। अब राहुल की पत्नी को गए 2-3 महीने बीत चुके थे। अब राहुल को एक दिन फोन पर उसकी पत्नी से बात होती है, तो उसकी पत्नी सुप्रिया कहती है कि अगर तुम मुझे ससुराल ले जाना चाहते हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर एक बार तुम आओ, ससुराल घूम जाओ। अब वो हंसी खुशी कहता है कि ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन वो 2-3 दिन अपने ससुराल नहीं जाता है, क्योंकि वो शादी के बाद अपने ससुराल नहीं गया था, तो उसे ससुराल जाने में थोड़ा सा शर्म महसूस हो रही थी। लेकिन उसकी पत्नी सुप्रिया लगातार उसे फोन कर कर अपने मायके यानी राहुल के ससुराल बुला रही थी। लेकिन राहुल को उसके ससुराल क्यों बुलाया जा रहा था, वो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था। राहुल की पत्नी सुप्रिया राहुल से कहती है कि अब तो मम्मी पापा भी बुला रहे हैं, तुम एक बार ससुराल क्यों नहीं चले आते। राहुल 10 फरवरी 2024 को हंसी खुशी अपने पत्नी सुप्रिया के बहुत जोर जबरदस्ती करने पर अपने ससुराल जाता है। अब ससुराल में वो सुबह पहुंचता है तो उसकी ससुराल वाले खूब आवा भगत करते हैं। शाम तक वो अपना अच्छा खासा दिन अपने ससुराली जनों और अपने पत्नी के साथ मिलकर गुजारता है। अब शाम होने वाली थी तो राहुल अपने ससुराल वालों से और अपनी पत्नी से कहता है
कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। उसके ससुराल वाले कहते हैं ठीक है, आराम से जाना, अभी ठंडी पड़ रही है, आप जानते होंगे फरवरी में ठंडी हल्की रहती है। तो राहुल वहां से यानी कि अपने ससुराल से अपनी बाइक स्टार्ट करता है और निकलता है। अब जब राहुल निकलता है, वो अभी 2-3 किलोमीटर दूर ही चला था, तो थोड़ा अंधेरा हो गया था। तो उसको 2-3 लोग रास्ते में मिलते हैं और उसकी बाइक को रुकवाते हैं। जब अपनी बाइक रोकता है, तो जब तक वो कुछ समझ पाता कि किन लोगों ने मुझे रोका है और किस लिए रोका है, तब तक राहुल के ऊपर तबातोड़ कई वार किए जाते हैं। राहुल को बहुत ज्यादा चोटें आती हैं और ये लोग जो उसको मार रहे थे तबातोड़, वो लोग जब वो काफी तेजी तेजी से चिल्लाने लगता है, तो जहां पर राहुल को लोग मार रहे थे वहां पर एक मार्केट थी। अब मार्केट के लोग शोर सुनकर राहुल की तरफ भगते हैं और जो लोग उसे मार रहे थे वो लोग ये डर जाते हैं कि कहीं हमें पहचान ना लिया जाए। अब वो लोग सीधा भग जाते हैं। फिर भी राहुल को बहुत तेजी से चोटें आती है और उसे फिर बाद में पुलिस आती है और पुलिस और लोग वहां पर जो इकट्ठा थे, उन लोगों ने ले जाकर उसे हॉस्पिटल एडमिट कराया। और हॉस्पिटल एडमिट कराने के बाद राहुल के घर वालों को और उसकी पत्नी को सूचना दी जाती है। अब ये सारे लोग मिलकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल में राहुल का कुछ दिन इलाज चलता है कि राहुल को चोट ज्यादा आई थी, इसलिए उसकी पत्नी सुप्रिया अब मायके से डायरेक्ट अस्पताल और अस्पताल से डायरेक्ट अपने ससुराल यानी राहुल के घर आ जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे। अब राहुल जो काम किया करता था, उसका काम धंधा पूरी तरीके से ठप हो चुका था, बंद हो चुका था, क्योंकि राहुल इतना डरा सहमा था कि वो बाहर निकलने से भी उसे डर लग रही थी। उसे लोगों ने इस बुरी तरीके से पीटा था। अब राहुल की पत्नी जब वो ठीक हो गया, तो राहुल की पत्नी उससे कहने लगी अब तुम काम करने जाओ, अब तुम काम करने जाओ। लेकिन वो बार बार मना करता रहा कि नहीं, मैं काम करने नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन राहुल की पत्नी कहती है कि नहीं, तुम काम करने जाओ। अब वो कुछ दिन बाद यानी कि 1-2 दिन बाद फिर से अपने काम पर जाना स्टार्ट कर देता है। 23 फरवरी 2024 को राहुल जब अपने काम पर जाता है तो लौट कर नहीं आता है। दरअसल रास्ते में वो शाम को अपने काम से लौट ही रहा था कि अचानक फिर उसे रास्ते में 4-5 लोग इकट्ठा होकर घेर लेते हैं। और राहुल फिर जब दोबारा कुछ समझ पाता, तब तक उसके ऊपर लोहे की राड और लोहे के हथौड़े से कई बार प्रहार किया जाता है और मारने वाले उसे तब तक मारते हैं जब तक कि उसकी मृत्यु मौकाए वारदात पर ही नहीं हो जाती। अब राहुल जब रात के करीब 10 बजे तक घर नहीं पहुंचा, तो घर वालों को बड़ा परेशानी हुई। तो घर वालों ने मोटरसाइकिल लेकर उसके जहां पर वो काम करता था वहां पर गए। तो रास्ते में ही वो लोग देखते हैं कि काफी भीड़ इकट्ठा हुई है, वहां पर किसी का शव पड़ा हुआ है। तो राहुल का ही एक भाई था जो जाकर शव के पास राहुल को देखता है, तो चीख चिल्लाकर तो चीखने और चिल्लाने लगता है और काफी तेजी तेजी से रोने लगता है। अब कुछ देर बाद ही वह पुलिस को फोन करता है और अपने घर वालों को बताता है। और घर वाले जब पूरी बात सुनते हैं, तो घर वालों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि उनके घर का एक सदस्य की नृशंस हत्या कर दी गई है। अब पूरा मामला पुलिस के पास जाता है। पुलिस राहुल के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर फिर पुलिस अपनी जांच की दिशा को गति देती है और धीरे धीरे जांच करना शुरू करती है। अब पुलिस ने सबसे पहले तो वहां पर सीसीटीवी कैमरों की खोजबीन की, लेकिन रास्ते में ग्रामीण एरिया था, तो ग्रामीण एरिया में आपने देखा होगा कि सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं होते हैं। अब पुलिस वहां के लोकल लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी को कुछ भी आभास नहीं था, न किसी ने कुछ देखा था और न किसी ने कुछ सुना था। अब पुलिस के पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं था जिससे वह यह जान पाती या इस तह तक पहुंच पाती। सीधे साधे राहुल जो 4 पैसा कमाकर अपने परिवार का गुजारा करता था, उसकी हत्या किसने और किन कारणों की। अब पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, लेकिन पत्नी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। पुलिस अब महिला पुलिस को लगाकर राहुल की पत्नी से पूछताछ करवाती है। तो राहुल की पत्नी की जो कही गई बातें थी, वो कई बार बदल रही थी, जिससे पुलिस को पूरी तरीके से उसकी पत्नी सुप्रिया पर शक हो गया।
और शक होने के बाद पुलिस ने सबसे पहले जब सुप्रिया की फोन की कॉल डिटेल निकाली तो पुलिस देखकर सन्न रह गई कि दरअसल वह राहुल के अलावा एक व्यक्ति से और बात करती थी। जब पुलिस ने उस व्यक्ति के अंदरूनी तह तक जाकर जांच की तो वो पता चला कि वो राहुल के ससुराल का यानी कि उसकी पत्नी सुप्रिया के मायके का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम सुरेश पटोले था। सुरेश पटोले भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी में सर्विस करता था और उसकी पोस्टिंग दिल्ली में थी। कल सुप्रिया पेशे से एक स्टाफ नर्स थी और उसने अहमदनगर में अपने गांव के बगल ही एक क्लिनिक खोल रखा था। इसे लोगों ने सुप्रिया के काम और उसके क्लिनिक को कोविड के टाइम में बहुत पसंद किया। उस दौरान उसके गांव का रहने वाला सुरेश पटोले उसकी क्लिनिक पर रोज आया करता था और रोज सुप्रिया की सहायता किया करता था। अब दोनों एक गांव के ही थे, दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं। अब सुरेश पटोले की पोस्टिंग दिल्ली थी तो कोविड बीतने के बाद अपने नौकरी करने के लिए दिल्ली भारतीय थल सेना में चला आता है। लेकिन दोनों का बातों का सिलसिला लगातार जारी रहा। दोनों जब भी वो छुट्टी पाता तब ये मायके जाती एक दो दिन के लिए। इस बार वो मायके ज्यादा दिन के लिए गई थी। अपने पति को बार बार इसलिए दबाव बना रही थी मायके जाने के लिए क्योंकि सुरेश पटोले जो कि उसका प्रेमी था सुप्रिया का, वो इस बार लंबी छुट्टी लेकर घर आया था। और यह सारी बातें सुप्रिया के पति राहुल को अच्छी तरीके से पता चल गई थी कि वह घंटों तक किसी और से बात करती है, जिसे जानकर राहुल उसे बहुत भला बुरा कहता था और उसे समझाने की कोशिश करता था। लेकिन सुप्रिया के ऊपर प्यार का भूत इस तरीके से सवार था कि उसे रिश्तों की थोड़ी सी भी अहमियत नहीं बची थी। वह पाना चाहती थी तो सिर्फ सुरेश पटोले का साथ, और सुरेश पटोले से उसकी फिर बात होने लगी और दोनों ने हत्या की साजिश रच दी। सुप्रिया ने कहा कि तुम लंबी छुट्टी लेकर आए हो, अगर रास्ते से हम अपने पति राहुल को हटा देते हैं तो हमें दो फायदे होने वाले हैं। तो सुरेश पटोले उसका प्रेमी उसकी पत्नी सुप्रिया से कहता है कि क्या दो फायदे होने वाले हैं। तो वो कहती है कि दरअसल मेरे पति राहुल ने 1 करोड़ का टर्म्स इंश्योरेंस करा के रखा है। अगर वो मर जाता है तो वो 1 करोड़ धनराशि मुझे मिलेगी। अगर तुम उसकी हत्या कर देते हो तो जो भी धनराशि आएगी मैं उसे आधा आधा बांट दूंगी, यानी 50 लाख तुम्हारा 50 लाख मेरा। और पति भी नहीं रहा तो हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। अब सुरेश पटोले उसकी बहकी बहकी बातों में आ जाता है और लालच में आकर लंबी छुट्टी लेकर आता है। 10 फरवरी को उसकी पत्नी उस पर दबाव डालकर उसे ससुराल बुलाती है। जब वो वापस लौटता है तो उसकी पत्नी ही अपने प्रेमी सुरेश पटोले को कहती है और सुरेश पटोले अपने एक मित्र के साथ उसे रास्ते में रोककर जबरदस्ती मारने लगता है। लेकिन जब मार्केट वाले लोग आ जाते हैं तो सुरेश पटोले भाग जाता है कि उसकी पहचान ना हो सके। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जब वो हॉस्पिटल से फिर वापस आता है और अपने काम पर जाता है, इस बार उसकी पत्नी अपने प्रेमी सुरेश पटोले से कहती है कि देखो इस बार कुछ भी हो लेकिन ये बचना नहीं चाहिए। अब जब 23 फरवरी 2024 को राहुल अपने काम पे जाता है तो उसकी पत्नी सुप्रिया ने ही अपने प्रेमी सुरेश पटोले को फोन करके ये जानकारी दी कि वो करीब 6-7 बजे के बीच काम से वापस लौटेगा, उससे रास्ते में ही निपटा देना। अब सुरेश पटोले लालच में आया हुआ था तो वह सुप्रिया के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गया था। लिहाजा उसने उसके पति राहुल को रास्ते में ही शाम के टाइम लोहे की राड और हथौड़ों से मिलकर अपने एक मित्र के साथ उसकी जघन्य हत्या कर दी और राहुल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब पूरी कहानी खुलकर सत्य रूप से उसकी पत्नी सुप्रिया ने पुलिस को बताई, पुलिस के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि आखिर एक पत्नी जिसके साथ इंसान 7 फेरे लेकर 7 जन्म साथ चलने का वादा करता है वो भला ऐसे कैसे कर सकती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस सिर्फ इतना सा था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि समाज में, देश में, गांव में, शहर में अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। फिलहाल आपको पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, अपने जीवन के अमूल्य क्षण में से मात्र 1 सेकंड का टाइम लगेगा। आप
अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।